तो देखो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने देखा था कि आई बराबर हम लोग लिखते हैं क्यू बाई टी। आई बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, जल्दी से बताओ, क्यू बाई टी, ठीक है ना। हमें ये पता है जब भी किसी के अपॉन में टाइम आता है तो कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम लोग, जल्दी से बताओ, रेट वर्ड यूज करते हैं कि नहीं करते, ठीक है ना। और रेट किसका, चार्ज के फ्लो का, किसका रेट, चार्ज के फ्लो का। तो आप लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या बोला, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्या बोला, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is called electric current, is called electric current। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर क्यू बाई टी, क्या होता है इसका फॉर्मूला, आई बराबर क्यू बाई टी, ठीक है ना, पहला पॉइंट। दूसरा, मैंने उस दिन आपको एक बात बताया था, जल्दी से बताओ, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। एम्पियर है ना। तो आप लिखोगे द एसआई यूनिट इज एम्पियर, एसआई यूनिट इज। अच्छा, आप लोगों ने दो डिवाइस का नाम सुना होगा, एक तो आपने सुना है गैल्वेनोमीटर और दूसरा नाम सुना होगा एमीटर। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, सर गैल्वेनोमीटर करंट की डायरेक्शन बताता है, एमीटर करंट का रेट बताता है, मतलब कितने करंट मैग्नीट्यूड बता देता है, ठीक है, करंट का मैग्नीट्यूड। देखो मैं एक चीज और बताता हूँ, गैल्वेनोमीटर में जब हम लोग कनेक्ट करते हैं ना, तो अगर 1 एम्पियर करंट है तब भी वो 100% डिफ्लेक्शन देता है, और 1000 एम्पियर करंट है तब भी वो हमें क्या देता है, 100% डिफ्लेक्शन देता है। यानी वो सिर्फ ये बता पाता है कि उस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो कर रहा है नहीं कर रहा है यानी वो उसकी प्रेजेंस को बताता है, कर रहा है नहीं कर रहा है मतलब वो किसको बताता है, उसकी प्रेजेंस को। तो गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, प्रेजेंस ऑफ करंट। गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, प्रेजेंस ऑफ करंट। और कितना करंट फ्लो कर रहा है वो आपका बताता है एमीटर। समझ में आया कि नहीं आया, तो लिखो द डिवाइस which tells the presence of current, the device which tells the presence of current is called galvanometer, is called galvanometer, is called galvanometer। लिख गया ये, जल्दी से लिखो आप लोग। यस सर, बस 2 मिनट। और देखना अगर कभी कोई स्लाइड छूट जाए तब भी आपको डरना नहीं है, आप मुझे बताना, ही बोर्ड की पीडीएफ पूरी की पूरी आपके ग्रुप पे मैं पहुंचा दूंगा। समझ रहे हो आप। तो हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो जब जब नीचे अपॉन में टाइम आता है तो उसके लिए हम लोग रेट वर्ड यूज करते हैं, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। जो ऐसा यूनिट होती है वो हमारी एम्पियर होती है, और ऐसा डिवाइस सिर्फ वो ये बता सकता है कि वहां पे करंट फ्लो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, यानी प्रेजेंस को बताता है। उस डिवाइस को हम लोग कहते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर। लिख गया ये, बस सर लास्ट लाइन। ओके, आराम से लिखो, डोंट वरी, क्लास का टेंशन मत लेना, 8 का 8:30 भी अपन को थोड़ी टेंशन है, कहीं घर से, अब तो घर ही में हो, घर से कहाँ जाना है, बोर होने लगना तो बताना। अनमोल लिख गया, दिव्यांशी आप लेट आए थे, लिख गया आप लोगों का, यस सर। ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, ध्यान से देखना यहां पर कि एमीटर यहां पे क्या होता था, द एमीटर इज अ डिवाइस, एमीटर इज अ डिवाइस which is used to tell the amount of current। जब भी कभी भी पूछा जाए कितना है, कितने की बात आती है तो उसके लिए अमाउंट वर्ड यूज बोलते हैं। तो जब भी आपको अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करना पड़ेगा, एमीटर विच इज यूज टू मेजर, लिख देना यार, यूज टू टेल तो लिखा है, यूज टू टेल द अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है ना। ये आप लोग को समझ में आया कि नहीं, जब भी आपको अमाउंट ऑफ करंट बताने की बात आएगी आप डेफिनेटली एमीटर को यूज करोगे। अच्छा, करंट की डायरेक्शन कैसी होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। याद रखना, पॉजिटिव मींस होता है हाई पोटेंशियल, पॉजिटिव मतलब क्या होता है, हाई पोटेंशियल। और नेगेटिव मतलब क्या होता है,
लो पोटेंशियल। इसका मतलब है कि अब पॉजिटिव नेगेटिव ना बोल के आपको क्या बोलना है कि करंट की डायरेक्शन हमेशा फ्लो कहां से कहां करती है, जल्दी से बताओ। हाई पोटेंशियल टू। लो पोटेंशियल। तो अगला पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट is always is always from high potential to from high potential to लो पोटेंशियल। बात समझ में आई कि नहीं आई? हमेशा करंट की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की होती है, यानी इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। देखो हमने देखा था कि कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा ही होगा, और डायरेक्शन तो करंट की होती ही होती है। और हमने पढ़ लिया था 9th क्लास में कि अगर कोई क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन हम बताएं यहां पर जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो तो एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। ठीक है ना? तो ये हमने अब उस दिन क्लास में आपको बताया था कि जो हमने वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी होती है वो थोड़ा गलत पढ़ी होती है। वेक्टर के लिए रियलिटी में दो नहीं 3 चीजों की जरूरत होती है। बताओ कौन कौन सा, जल्दी से बताओ। पहला, बोलो जल्दी से, मैग्नीट्यूड। पहला क्या? मैग्नीट्यूड, हाँ, डायरेक्शन, वेक्टर, अलजेब्रा। बस, यानी हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें डायरेक्शन चाहिए, और हमें वेक्टर अलजेब्रा चाहिए। इसके पास मैग्नीट्यूड हमें पहले दिख गया था, डायरेक्शन हमने सामने लिख दी, इसके बावजूद भी अगर स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब होता है कि ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप लिखना इट इज स्केलर क्वांटिटी। बिकॉज इट डज नॉट फॉलो बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर अलजेब्रा। बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों को? ठीक है ना? तो देखो हम लोगों ने करंट के बारे में क्या क्या देखा। पहला पॉइंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फॉर्मूला क्या होता है? आई बराबर क्यू अपॉन टी। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो एम्पेयर होती है। डिवाइस जो उसकी प्रेजेंस को बताता है उसको गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, और जो उसके अमाउंट को बताता है उसको हम एमीटर बोलते हैं। ठीक है ना? हमेशा करंट की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होती है, यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल पे। ठीक है ना? ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि इसके पास मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन था, उसके बावजूद क्यों? क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लिखो जल्दी से इसको। अब हमारी बात आती है इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। सबसे मेन खेल तो इलेक्ट्रिक सर्किट का ही है। हो गया ये? यस सर। ओके, सबका हो गया ना? और याद रखना कल के लिए रिवाइज जरूर करके आना, कल आपके लिए 50 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी इस चैप्टर की, और उससे हम आप लोगों को सारा कुछ प्रैक्टिस कराएंगे। दिव्यांशी कुछ बोल रही हो क्या? नो सर। चलो, इतना धीमा नहीं बोलना है, खा पी के बोलना है। ठीक है, चलो। यहां पर एक चीज हम लोगों ने समझा, करंट हमारे लिए समझ में आ गया था क्या होता है। देखो हमें यह पता है कि हम कुछ एक सर्किट डायग्राम बनाते, ध्यान से देखो। मान लो कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो क्या ये सर्किट डायग्राम वर्क करेगा क्या? कभी बताओ। ये एक रास्ता है करंट के लिए, क्या करंट लौटकर वापस आ पाएगा क्या पूरे वायर में? नो सर। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज इट इज एन ओपन सर्किट। हाँ, ये देखो यहां से ब्रेक है, इस ब्रेक को हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट, इस ब्रेक को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, यानी इसका मतलब है अगर हम इसको रास्ता बोल रहे हैं तो ये कौन सा रास्ते के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? पाथ। कौन सा यूज करेंगे? तो ये पाथ। ओपन पाथ है, क्लोज पाथ है? ओपन। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक सर्किट कभी भी ओपन पाथ नहीं होता है। क्या होता है वो? क्लोज्ड। क्लोज पाथ। एक शब्द हमें मिल गया कि इस डेफिनेशन में जब हम लिखना चाहें तो हमें एक वर्ड यूज तो क्या करना है कि इस सर्किट में कैसा होना चाहिए? क्लोज क्लोज। पाथ। लेकिन एक बात बताओ कि पानी की बोतल लगाने से वो सर्किट बन जाएगा क्या? नो सर। बताओ, अगर दाल चावल की प्लेट कटोरी रख दिया जाए, उसमें वायर जोड़ दिया जाए, तो सर्किट बन जाएगा क्या? नहीं ना। उसके लिए कुछ कंपोनेंट की जरूरत होती है। उसके लिए क्या की जरूरत होती है? कंडक्टर।
ठीक है, कंडक्टर बोले या फिर अपन बोले कंपोनेंट्स, उस कंडक्टर को डायरेक्ट बोले कंपोनेंट्स। क्या बोले हम लोग यहाँ पे, काय की जरूरत पड़ती है? कंपोनेंट्स। ठीक है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने वाली है, इसलिए वो कंपोनेंट कहलाते हैं आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। क्या बोलोगे आप लोग? इलेक्ट्रिकल ठीक कंपोनेंट्स। है, आप बोलोगे अ क्लोज पाथ विच इज एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक। सर्किट। भूलोगे क्या? नो सर। फिर से बोलेंगे, एक ऐसा क्लोज पाथ जिसमें क्या कनेक्ट थे, बहुत सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कनेक्ट थे, तो उसी से मिलकर तो हमारा क्या बनता था, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक सर्किट। याद रखना, जो वर्ड हमें इंपॉर्टेंट होते हैं वो बहुत अच्छे से लिखना है। ठीक है, तो देखो, अ क्लोज पाथ which is associated with electric component at which current will flow, at which current will flow is called electric circuit। और वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट क्या क्या हो सकते थे, बताओ जल्दी से। द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स आर, द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, सबने देखा है कि आप लोगों ने एग्जांपल देखा होगा सेल, सेल के अलावा आप लोगों ने देखा होगा बैटरी, बैटरी के अलावा आप लोगों ने देखा होगा की के अलावा आप लोगों ने देखा होगा बल्ब, बल्ब के अलावा आप लोगों ने देखा होगा रजिस्टर। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं। दीज ऑल आर द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट विच आर गोइंग टू यूज फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अब हमें चीजें पता चल गई, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं सर्किट में अगर हम बल्ब कनेक्ट कर रहे हैं तो हम बल्ब लिख देते हैं, यानी हर कंपोनेंट का एक लॉजिक सिंबल होगा, है ना? यस सर। तो अब हमें ड्रॉ करना उन सारे सिंबल्स को, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना सीखेंगे। याद रखो, क्योंकि वो जरूरी है हमें ओम्स लॉ के लिए। लिखो जल्दी से इसको। सबको समझ में आ रहा है? किसी को डाउट तो नहीं है ना? नो सर। ओके, याद रखना, वो जो मैंने आप लोगों के लिए कंटेंट मंगाया है उसका मैं पीडीएफ कल तक शेयर करा दूंगा ग्रुप्स में, ठीक है ना? बहुत अच्छी बुक है वो, सीबीएसई के लिए स्पेशली डिजाइन है, इस ईयर के लिए। ठीक है ना? हर चैप्टर का उसमें एक मॉड्यूल है, फिजिक्स का अपना मॉड्यूल है, केमिस्ट्री का अपना है, बायो का अपना है, मैथ्स का अपना है, सोशल का अपना है, और उससे बहुत एग्जैक्टली क्वेश्चंस आते हैं ईयर वाइज, उसमें दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट दोनों तरीके के क्वेश्चन है। हो गया ये आप लोग का? यस सर, डन। चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमने देखा, चलो सिंबल्स को ड्रॉ करते हैं। देखो, अगर आपका इस तरीके का क्या है, ये काय का सिंबल है, जल्दी बताओ। सेल। सेल का, ठीक है ना? दिस इज द सिंबल ऑफ सेल। याद रखना, जो बड़ी लाइन होती है दिस पॉजिटिव टर्मिनल, और छोटी लाइन होती है वो कौन सा होता है आपका? नेगेटिव। ठीक है ना? हमें पता कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। तो ये देखो फिर क्या आ गया आपका, बैटरी आ गया। इसके बाद ध्यान से देखो, दिस इज ओपन की, ये क्या होता है आपका, ओपन की। ये क्या होता है आप लोगों का? याद रखना, जो हम लोग घर में बोलते हैं कि यार स्विच चालू कर दो और स्विच बंद कर दो, फिजिक्स में उल्टा होता है। अगर स्विच चालू है यानी खुला हुआ है तो वहां पे नो करंट होगा, स्विच ओपन है इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, सर्किट ब्रेक हो चुका है बीच से, तब हम उसके लिए क्या बोलते हैं, ओपन की। समझ में आया कि नहीं आया? यस और, सर। और आपको पता है कि अगर ये जो होल है, जो होल है, अगर इस होल को भर दिया जाए तो अब ये क्लोज हो चुका है कि नहीं हो जाएगा? यस सर। तो ये कहलाएगा आपका क्लोज्ड की। क्या कहलाएगा आप लोगों का ये? इस वाले में क्लोज की में करंट फ्लो करेगा, हैविंग करंट। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, हमने ओपन की देख लिया, हमने क्लोज की देख लिया। इसके बाद ये सिंबल तो अपन सब लोग आसानी से बता सकते हैं, दिस इज बल्ब। समझ में आया? ये हमारा बल्ब का सिंबल होता है। ड्रॉ करो जल्दी से इनको।
याद रखना, बोर नहीं होना है क्लास में। कभी भी लगे कि क्लास का टाइम ज्यादा हो रहा है, थोड़ा माइंड में बात ज्यादा नहीं जा रही है, तुरंत मुझे बताना है। मैं 2 मिनट पे माइंड हल्का कर दूंगा आगे वाले टाइम के लिए। और एंजॉय करके पढ़ो, तुम जितना पढ़ सकते हो, जब थक जाओ तब मना कर दो। क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों को 2 दिन मिलने वाला हूँ, फिर 2 दिन आपको मैथ्स के टीचर मिलेंगे, फिर 2 दिन आपको सोशल के टीचर मिलेंगे। दिव्यांशी, आपकी फ्रेंड्स लोग नहीं आई, सिर्फ तुम बस आई? ये वीवो में भी तो कोई गर्ल ही ज्वाइन थी ना, Vivo V2144। यस सर। क्या नाम है आपका? सर लक्ष्यता। ओके, लक्षिता। बाकी लोगों को बोलो बहुत मजा आने वाला है इन क्लासेस में। स्कूल आपके लिए कर रहा हो, आप दूसरों के लिए कर रहे हो। लिखो जल्दी से, लिख गया? यस सर। चलो हो गया। आगे बताओ, ये सिंबल किसका होता है बच्चों? रजिस्टर। ठीक है, ओके। मुझे ये बताओ, ये सिंबल किसका होता है? सर रेजोनेंस, अरे रोस्टैटर, रोस्टैट। रियोस्टेट, रियोस्टेट बोलते हैं, और हाँ, रियोस्टेट से ज्यादा अच्छा नाम है वेरिएबल रजिस्टर। क्या नाम है इसका? वेरिएबल रजिस्टर। बताओ दोनों में अंतर क्या है? व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर एंड वेरिएबल रजिस्टर? सर रजिस्टर में लेंथ सेम रहती है, मतलब वो डिपेंड सिर्फ दो ही फैक्टर पे करता है, लेकिन नहीं, रियोस्टैट आप आप लोगों ने आप लोगों ने देखा होगा, एक इस प्रकार की टीवी आती है जिसमें आप चैनल बदल नहीं सकते हो। देखा होगा पहले जमाने में टीवी आती थी, उस पर आप चैनल बदल नहीं सकते हो, सिर्फ एक ही चैनल चलता है। वो क्या हो जाएगा आपका, एक प्रकार का रजिस्टर। लेकिन जिसमें आप बार बार चेंज कर पा रहे हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रियोस्टैट। अगर आपको कभी यहाँ पे मिल जाए 2 ओम का, तो 2 ओम को कभी रखे रखे तुम 3 ओम कर, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम करोगे क्या? नो सर। अपने आप वो 2 ओम रहेगा तो इसको हम बोलेंगे रजिस्टर। लेकिन कहीं लिख दिया जाए कि ये डिवाइस मेजर करता है 1 से लेकर के 5 ओम तक की वैल्यू, तो ये क्या कहला जाएगा आपका? रियोस्टैट। हाँ, रियोस्टेट यानी वेरिएबल रजिस्टर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इतना डिफरेंस बस होता है। अच्छा आगे बताओ मुझे, ये सिंबल किसका है? गैल्वेनोमीटर। अच्छा, इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं या पैरेलल? ये सर पैरेलल होता है शायद। अभी मैं बताता हूं आगे, थोड़ा उसके लिए कॉन्सेप्ट और लगेगा लेकिन मैं बताऊंगा। ठीक है, ये कौन सा है आपका? वोल्ट मीटर। दिस इज वोल्ट मीटर, है ना? ओके, और नेक्स्ट वन इज, दिस इज एमीटर। सर गैल्वेनोमीटर में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं क्या? लगा देते हैं अपन लोग, जैसे अब लैब में ऑपरेटर्स देखो तो उसपे पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल डेफिनेटली होता है। और अगर उसको रिवर्स बाइस कनेक्ट करोगे तो आपको डायरेक्शन उल्टी मिलेगी बस। ठीक है, तो वो उसका ही रहता है कि एक साइड को तो हमें पॉजिटिव से लगाना है, दूसरे को नेगेटिव से लगाना है। तो जो जैसे किसी किसी स्कूल्स में रखे होते हैं उनमें लिखा हुआ था कि रेड मतलब पॉजिटिव और ब्लैक मतलब नेगेटिव। हो गया ये? यस सर। चलो, हमने ये सारे लॉजिक सिंबल्स देख लिए। हमने अभी ये देखा था इन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का यूज करके, इन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का यूज करके हम क्या बनाने वाले थे, जल्दी से बताओ? इलेक्ट्रिक सर्किट। तो देखो, अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट को अगर डिजाइन करें तो डेफिनेटली आप कैसे डिजाइन करोगे? सबसे बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, तो आपको पता है ये आपका क्या हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा। बल्ब से हमने क्या कर दिया, एक की कनेक्ट कर दी, और एक बार हमने ओपन की रखी, और एक बार हम कैसी की रखने वाले, जल्दी से बताओ? एक बार हम रखने वाले हैं क्लोज की। ठीक है, तो आप देखोगे ये वाला जो सर्किट डायग्राम है, इसमें जो आपका ओपन की होने की वजह से आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। क्यों? क्योंकि स्विच आपका ओपन है, और अभी अभी आपने देखा था कि अगर स्विच आपका ओपन होता है तो आप यहां पे करंट की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, दूसरे वाले केस में देखो स्विच आपका क्लोज्ड है, तो स्विच क्लोज्ड होने का मतलब यहां पे क्या होता है कि यहां पे करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करेगा तो बल्ब ग्लो करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको पता है, अगर आप में से कोई गांव साइड देखा जाए, विलेज में गया हो, तो 10 रुपीज की येलो कलर के बल्ब आते, कभी आपने देखे वो वाले बल्ब? येलो कलर के 10 to 20 रुपीज के बल्ब आते हैं,
और आप देखना उस बल्ब की खास बात क्या होती है, अगर उसको थोड़ी देर के लिए अपन लोग जला कर रखते हैं तो आप देखना वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। चेक किया क्या आप लोगों ने? जल्दी बताओ, यस ऐसा सर। कोई बल्ब देखा आप लोगों ने? वो जो येलो कलर का आता है, नॉर्मली मिल जाता था पहले, बहुत चलता था, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता था। यस सर, वो ठीक है ना? ट्रांसपेरेंट तो कलर आप में। ये चीज देखना कि उन बल्ब से आपको पता चल जाता था कि एनर्जी का लॉस भी होता है। ठीक है, अब देखो, तो आप एक समझो, जितने भी ये डिवाइस होते हैं, चाहे आप फ्रिज यूज करो, ठीक है, चाहे आप टीवी यूज करो, चाहे आप चार्जर यूज करो, कुछ भी हो, ये सारे के सारे एक प्रकार के कंडक्टर यानी कि एक रजिस्टर की तरह यूज होते हैं। किसकी तरह यूज होते हैं? रजिस्टर। बल्ब भी हमारे लिए रजिस्टर है, तभी आगे पता चलेगा जो भी चीज रजिस्टर होती है उसकी वजह से हीट जनरेट होती है। तो याद रखना, जितने भी कंडक्टर होते हैं वो सारे के सारे रजिस्टर होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक कोई डाउट तो नहीं ना? हमने इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में देख लिया। हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। याद रखो, हम लोग हीरो को इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं, उसके लिए साइड रोल्स हैं सारे के सारे। तो पहले देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दो। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने उस दिन बताया था कि हर एक लड़के का एक एरिया होता है जहां तक वो दादा होता है। उसके बाद अगर उसने होशियारी दिखाई तो टोटे टोटे हो जाना वहां पर उसके। ये बात तो सबको पता है कि नहीं पता है? ठीक है ना? तो देखो, इस क्यू के चारों तरफ का ये वो एरिया है जहां तक वो दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाता है, इसलिए इसकी क्या कहलाती थी? इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ है ना? तो जब हम इसको लिखने में आए तो क्या लिखा हमने? द एरिया अराउंड द चार्ज पार्टिकल, द एरिया अराउंड द charge particle, the area around the charge particle up to where it can exert a force on another charge particle is called its electric field, is called its समझ में आए ना? किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जहां तक वो दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाता है उसको हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अच्छा दिव्यांशी, मुझे एक बात बताओ, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ये जो क्यू नॉट है हमारा टेस्ट चार्ज है, हमने वहां पे भी पूछा था ना आपसे, इसको हम लोग पॉजिटिव ही क्यों लेते हैं? क्वेश्चन आता है वाई द टेस्ट चार्ज विल बी टेकन पॉजिटिव। वीवो वाली दीदी जल्दी से बताओ मुझे कि यहां पे जो क्यू नॉट हम यूज कर रहे हैं उसको हम पॉजिटिव ही क्यों लेते हैं? राघव, क्यों हम लोग इसको पॉजिटिव लेते हैं? कि सर अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, हमने उस दिन बताया था कि हम घर में भी तभी इज्जत पता कर पाते हैं जब हमें रिपल्सन फील होता है। क्या फील होता है? यानी आप बोल सकते हो कि किसी भी चीज को चेक करने के लिए रिपल्सन बेस्ट तरीका होता है। तो यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक कर रहे थे तो आप बोलोगे रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? क्या बोलोगे? रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। समझ में आया कि नहीं आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, वाई, क्वेश्चन लिखना है यहाँ पे, वाई द टेस्ट चार्ज, why the test charge will be taken, why the test charge will be taken positive। ठीक है, तो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बिकॉज वन वर्ड में, रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन आपको हमेशा याद करके रखना है। ठीक है, इसे वन स्टेटमेंट बोलते हैं, तो ये एग्जैक्टली स्टेटमेंट ये है। लिख गया ये आप लोगों का? ओके, लिख गया ना? चलो, हमने ये क्वेश्चन को समझ लिया
यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद जस्ट हमारा जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान से देखना, अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, मान लो कि ये क्यू चार्ज था और इसके चारों तरफ की ये कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी, हाँ है ना। ये कोई एक पॉइंट पी है, ध्यान से देखना, दिस इज द पॉइंट पी जो आपका इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। हमने देखा था कि एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ले रहे थे हम लोग, जिसको हम लोग लेकर के आ रहे थे। समझ में आया कि नहीं आया? याद रखना क्यू नॉट को हम ऐसा लेते हैं कि इसकी वैल्यू 1 कूलाम लेनी चाहिए। क्या लिया हमने यहाँ पे, जल्दी से बताओ। क्यू नॉट की वैल्यू हमें लगभग किसके बराबर लेनी चाहिए, जल्दी से बताओ आप लोग। 1 कूलम। 1 कूलाम। ये क्वेश्चन अभी आएगा क्यों लेनी चाहिए, दोबारा मैं पूछता हूं मैं आपको, ठीक है ना। तो 1 कूलाम को बोलते हैं यूनिट चार्ज। कितना बोलते हैं 1 कूलाम को हम लोग? यूनिट चार्ज। ठीक है ना, ये डेफिनेशन में वर्ड यूज होने वाला है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो देखो हम क्या बोलेंगे कि जब हम इस चार्ज को, ये मान लेते हैं पॉइंट इंफिनिटी में है और ये पॉइंट यहां से, देखो ये डिस्टेंस इंफिनिटी है और ये डिस्टेंस इसकी कितनी है, आर। ये कितनी है आपकी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी से किस पॉइंट पर लेकर के आने वाले हैं, जल्दी से बताओ। पी। पॉइंट पी पर, जो कि कहां पर है, इलेक्ट्रिकल फील्ड फील्ड। के अंदर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। बस दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी आप बोलोगे द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। किसको ब्रिंग कर रहे हो तुम लोग, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। फ्रॉम कहां से कहां तक, इंफिनिटी टू दैट पॉइंट पी विच इज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। आ गया समझ में ना? फिर से इसको रिपीट करना, जिन बच्चों को नहीं आया फिर से समझना। आप बोलोगे कि हमें लाने के लिए काम करना है, इसलिए आप क्या बोलोगे, वर्क डन टू ब्रिंग। किसको ब्रिंग कर रहे हैं हम लोग, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। किसको ब्रिंग कर रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कहां से कहां तक, इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विच इज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया कि नहीं आया, सारे बोलो। समझ में यस आया सर। कि नहीं आया? देखो सामने से तो मैं यस। चेहरे देख लेता था, अब यहां से चेहरे थोड़ी देख पा रहा हूं, प्लीज बताओ। यस सर, आ रहा समझ आ में। गया ना, वीवो वाली दीदी, देव को तो आ गया। राम भाई साहब, अनमोल सर, यस सर आगे। यस सर। अपनी अपनी फेवरेट दोस्तों की कसम है, अगर बेटा झूठ बोले तो देखना कल ही 13 दिन में भंडारे की न्यूज ना आ जाए। चलो लिखो यहां पे, द वर्क डन, द वर्क डन टू ब्रिंग, द वर्क डन टू ब्रिंग, ये कौन खुश हो गया, राम खुश हो गया कि खाना मिला। द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव, the work done to bring unit positive test charge from infinity to that point, infinity to that point inside electric field. समझ में आया कि नहीं आया? The work done to bring unit positive test charge from infinity to that point inside electric field. आपको पता है इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को? What will be the symbol? V ना देव, तो देखो यहाँ पे इट इज रिप्रेजेंटेड बाई V। बाकी लोग क्या कर रहे थे साल भर, जो जवाब नहीं दे रहे हैं और अभी भी नहीं देंगे, तो क्या बिल्कुल अंत में देंगे क्या? इट इज रिप्रेजेंटेड बाई V। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, V से। तो बताओ V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V का फॉर्मूला हो जाएगा W और डिवाइडेड बाई Q नॉट। V बराबर क्या हो जाएगा, W डिवाइडेड बाई Q नॉट। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अनमोल इसकी यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, अनमोल इसकी यूनिट क्या होती है? राम भाई इसकी यूनिट क्या होती है? सैमसंग गैलेक्सी की यूनिट क्या होती है? वोल्टेज। वोल्टेज नहीं, वोल्ट होती है, वोल्टेज नहीं, इट्स यूनिट इज वोल्ट। और उस वोल्ट को भी हम स्मॉल v से लिखते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप लोग, यहां पर
ये जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है? बताओ जल्दी से। सर वेक्टर। ना 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 अरे बाबा, इसकी डायरेक्शन नहीं होती। देखो एक चीज मैं बता दूं, अगर आपने 9th में गलती से बुक पढ़ी हो तो देखो आप लोगों को ये चीज पता होगी कि वर्क आपका स्केलर होता है। वर्क आपका क्या होता है? स्केलर। ठीक है, चार्ज आप उस दिन ही मुझे बता कर क्या हो कि स्केलर होता है, तो वर्क अगर स्केलर है, चार्ज स्केलर है, तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? स्केलर। बस, क्योंकि वो एक प्रकार का वर्क ही तो है, तो आप लिखोगे इट इज स्केलर क्वांटिटी। अब तुम समझ रहे हो आप लोगों ने बेसिक कितना मिस किया है। दैट्स वाई हम लोगों की कितनी जरूरत है आप लोगों के यहाँ पर। इट इज स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? लेकिन आपको पता है जब भी आप पेपर में जाओगे कभी भी आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अकेला नहीं पूछा जाएगा, हमेशा पूछा जाता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन 1 वोल्ट। ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं वोल्ट को हटा दूं तब इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए थी? फॉर्मूला देख के बताओ इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए थी इन दो क्वांटिटी के हिसाब से। जूल्स पर कॉलम। देखो तो वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। जूल होती है। और चार्ज की क्या होती है? कूलाम। तो इसकी यूनिट क्या जाएगी? जूल पर, बोलो, जूल पर कूलाम आपकी यूनिट हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखो। अब जूल पर कूलाम की मदद से हम निकालेंगे 1 वोल्ट की वैल्यू। देखो बताओ 1 वोल्ट की वैल्यू कैसे निकलेगी? सर इसमें ये वर्क डन की और ये क्या हो चार्ज गया की देव? वैल्यू, तेज बोलो थोड़ा। वर्क डन की और सर इसकी चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे। हाँ, तो उसका स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए? वी आर वर्किंग फॉर द स्टेटमेंट। तो आप क्या बोलोगे? अगर हम किसी चार्ज को कहीं से लेकर के आते हैं तो हमें कितना वर्क करना पड़े? अगर 1 जूल, और कितना चार्ज लाना पड़े? 1 कूलाम, तो हमें पोटेंशियल कितना मिलेगा? 1 वोल्ट। उसी को हम ये लिख गया गर्ल्स वाइस, खत्म। इसको लिख लिया आप लोगों ने? प्लीज बताओ, एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है हमें। यस सर लिख लिया। ओके यस सर लिख लिया। चलो, तो हेडिंग डालो, क्वेश्चन डालो, डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को डिफाइन कीजिए। ठीक है, 1 वोल्ट को हम डिफाइन करने के लिए गए। देखो पहले स्टेटमेंट नहीं लिख, पहले चीजों को बताना। देखो इसका आंसर लिखो, वी नो डैट। क्या जानते हैं आप? आप जानते हैं कि V बराबर क्या होता है? W डिवाइडेड बाई Q। यही होता है कि नहीं होता है? हाँ है ना? आप बोलोगे इफ W इज इक्वल टू कर दिया जाए 1 जूल एंड Q इज इक्वल टू कर दिया जाए 1 कूलाम, तो देखना आपको क्या मिलेगा। V बराबर 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 कूलाम बराबर किसके हो जाएगा? कोई दिक्कत गई क्या यहां तक आपको समझने में? 1 No, जूल sir. अपॉन 1 कूलाम। अब देखो स्पेशली जो आपने डेफिनेशन लिखी थी ना, बस वही करना है। डेफिनेशन क्या लिखी थी आपने? द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पे क्या बोलोगे? इफ द वर्क डन इज 1 जूल टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द पोटेंशियल विल बी, बोलो। 1. बस 1 रटना नहीं है, जो पुराना पड़ा वही लिख देना है। बस यहाँ पे डाकी लगे, इफ लगाओ, इफ वर्क डन इज 1 जूल, काम खत्म। तो देखो क्या हो जाएगा, इफ, दूसरे कलर से लिख देता हूं, समझ जाना है ना। इफ वर्क डन इज 1 जूल टू ब्रिंग 1 कूलाम चार्ज फ्रॉम infinite to that point inside electric field। बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? इतना आपको लिखना है एग्जाम में, और रटना बिल्कुल भी नहीं है। जो आपके सामने दिख रहा है उसी को तो आपने छाप दिया।
क्या दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अगर हमें 1 जूल वर्क करना पड़ा एक चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तक, तो डेफिनेटली हमारा 1 वोल्ट बनता ही बनता है। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. यस सर। ओके, यस यहां सर। अब देखो, यहां से कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है। क्या हम इतने फुर्सत थे कि हर बार पोटेंशियल निकालने के लिए चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर आएंगे क्या? बताओ जल्दी से। हाँ, 1 मिनट बस, 1 मिनट में। अच्छा बच्चों, एक बार मैं आप लोगों को सारे टीचर्स से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर उनके जाने का टाइम हो रहा है। करा दूं कि नहीं कराऊं, बताओ। देखो लड़कों, यार इतनी देर से तुम जेंट्स टीचर को देख रहे होगे, इरिटेट हो गए होगे, चलो फीमेल टीचर से भी इंट्रोड्यूस करा ही देते हैं तुम्हें, है ना। लड़कियां भी बोल रही होगी कोई और अच्छे सुंदर टीचर हो तो दिखाओ, तो चलो मिलाते हैं आपको। अपन तो सुंदर में आते नहीं। आ जाइए सर आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? चलो आज टीचर से मिलाते हैं। आइए मैम, आइए ना सर, आ जाएंगे अपन चारों लोग। आ गए ना? ओके, चलो मैं बच्चों आप लोगों को मिलाता हूँ, ठीक है। प्रगति जैन मैम है, हमारी कोचिंग में एकेडमिक डायरेक्टर भी हैं, और साथ ही साथ अपने यहाँ पे मैथ्स और फिजिक्स के सब्जेक्ट को पढ़ाती हैं, ठीक है। आंचल राठौर मैम है, ठीक है ना। मैम अपने यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ाती हैं, जेई के बाद, जेई क्लास की और नीट की। साथ ही साथ आपको 10th की भी केमिस्ट्री मैम ही पढ़ाने वाली है, ठीक है ना। ठीक है, और राहुल सर है हमारे, ठीक है ना, राहुल मिश्रा सर। ये इनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, एनडीए की क्लासेस पढ़ाने के लिए, मैथ्स के बहुत जाने माने टीचर हैं। आप इन्हें यूट्यूब में और भी चैनल्स में देख सकते हैं। तो ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैथ्स कराएंगे। यानी हमारे चारों लोगों की एक टीम है जो आप लोगों को पढ़ाने वाली है। सोशल के टीचर जो भी हैं वो उस पर दिखाई नहीं गए, वो 1-2 दिन में हमें ज्वाइन करेंगे, तो आपके सोशल के टाइम पे सोशल की क्लासेस चलेंगी। समझ में आ गया कि नहीं आया बच्चों? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आ गया ना राघव यस भाई? सर। राम बाबू, आया कि नहीं आया? बायो वाली मैम कहाँ गई? क्या बोल रहे? बायो वाली मैम कहाँ बायो गई? वाली मैम को हम तो वहीं छतापुर में छोड़ आए, अब वो क्या करेंगी यहाँ करके, वहीं से पढ़ाएंगी स्कूल में आके, क्या दिक्कत है। बायो वाली मैम छतईपुर में है, वो कल ज्वाइन करेंगी आकर के, ठीक है। तो वहां तो देख ही चुके हो बायो वाली मैम को। तुम लोगों को बड़ा याद रहता है कौन बायो पढ़ा के गया, कौन कौन पढ़ा के गया, तुम हमें नहीं दिखाई दे रहे तुमको, है ना। गलत बात राम भाई। और कोई है यहाँ पे? और कितने बच्चे जुड़े हुए थे अपने यहाँ पे? 10 पार्टिसिपेंट दिखाई दे रहे हैं हमको यहाँ पे। कौन कौन है? अनमोल, देव, दिव्या, परमार। चलो आगे की क्लास हम देखते हैं। यहां तक हमें बहुत सारी बातें समझ में आई। अब हम देखो जा रहे हैं। हमने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, देव जल्दी से आंसर देना मुझे। क्या हर बार हम इतने फ्री बैठे हुए थे क्या कि चार्ज को हम लोग इनफाइनाइट से लेकर के आए? बताओ जल्दी से। नहीं सर। तो फिर हमने क्या सोचा? यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हमारे काम का था ही नहीं। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे काम का नहीं था तो बैटरी में जो 9 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट लिखा रहता है, तो फिर वो क्या था? वो था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या था वो, जल्दी से बताओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और क्यों हमें उसकी जरूरत पड़ी? क्यों? क्योंकि हर बार हम चार्ज को इनफाइनाइट से नहीं ला सकते थे भाई, इसलिए हमने क्या किया, 2 पॉइंट के बीच में ही पोटेंशियल निकाल लिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखो, इसका मतलब है कि ये अगर पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है, तो इस बार चार्ज पार्टिकल आपका क्यू नॉट जो था ना, वो कहां से कहां मूव करेगा, जल्दी से बताओ। ए से बी बी तक। के बीच में। बी तो तक। डेफिनेटली ये 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस। मान लिया कि इसका पोटेंशियल वी था, मान लिया कि इसका पोटेंशियल वी था, तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, वी ए बी बराबर वी बी माइनस वी ए। अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा, इस बार चार्ज को में वर्क कराना पड़ेगा। कहां से कहां तक मूव कराने में, जल्दी से बताओ।
ए टू बी, और क्या था उसका रेशियो, क्यू नॉट। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। किसी को ये बात समझ में आई मैंने क्या लिखा है? ये लिखा हुआ है आप वर्क करा रहे हो, कहां से कहां तक मूव कराने में, ए से लेकर के बी तक, और अपॉन में क्या लिख दिया मैंने, क्यू नॉट, जिस चार्ज को मूव करा रहे हो। तो देखो आप क्या बोलोगे, द वर्क डन टू मूव अ चार्ज, टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम 1.2, जल्दी से बताओ, फ्रॉम 1.2, फ्रॉम 1 to another. This is called electric potential difference. This is called electric potential difference. इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भी चार्ज को मूव कराएंगे तब भी हमें वर्क तो करना ही पड़ेगा ना। तो उस वर्क का उस चार्ज के साथ लिया गया रेशियो ही तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है ना? किसी को कोई डाउट है क्या लिखा हुआ है? अच्छा बताओ इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? देव आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है हेलो? सर। तो बताओ इसकी आ रही है सर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होनी चाहिए? अच्छा बताओ 10 एप्पल में से 5 एप्पल सब्ट्रैक्ट कर दिए, ध्यान से सुनना, तो आपके पास क्या बचेगा? 5 बनाना बचेंगे क्या? नो एप्पल। एप्पल ही बचेगा ना। तो वोल्ट में से वोल्ट को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या निकल के आएगा? बोलो, वोल्ट में से वोल्ट को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या निकल के आने वाला है? वोल्ट। तो इसकी वोल्ट, यूनिट क्या हो वोल्ट। जाएगी? वोल्ट। हाँ, वोल्ट। इट्स यूनिट इज ऑल्सो वोल्ट। लिख लो जल्दी से इसको, ठीक है ना? यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारा होता है खत्म। अब देखो, अगर किसी हीरो को आना था, साइड एक्टर्स हमने इंट्रोड्यूस करा दिए, इस चैप्टर का हीरो कौन था बताओ जल्दी से। जब आपने इस चैप्टर को पढ़ा तो सबसे बेहतरीन तरीके से किस चीज को इंट्रोड्यूस कराया गया था बताओ? रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सुना है ना? हाँ। आपको पता है अभी आप यहाँ पे खूब पढ़ाई करोगे, ओम्स लॉ ओम्स लॉ ओम्स लॉ, 12th में जाके पता चलेगा ओम्स लॉ इज अ फॉल्स लॉ विच नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। समझ रहे हो? तो ये सारी की सारी हमने, देखो आई हमने इंट्रोड्यूस करा दिया, वी हमने इंट्रोड्यूस करा दिया, और अब ये किसने बताया था वी और आई के बीच में रिलेशन? ओम्स ने। यानी हेडिंग डालो ओम्स लॉ, लिखो जल्दी से इसको। याद रखना भी न्यूमेरिकल पोर्शन भी स्टार्ट होने वाला, कल तो बहुत सारे न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर कल की क्लास मिस कर दी तो चैप्टर का सार खत्म। आप लोग को मैथ्स में सबसे टफ चैप्टर कौन सा लगता है? ट्रायंगल? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रायंगल हो गया, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एरिया, ये सब लगते हैं क्या? सर्कल। सर्कल लगता है ना, यही मतलब लास्ट वाले चैप्टर ज्यादा, मतलब शुरुआत वाले तो आपसे बन जाते होंगे ना, पॉलिनोमियल ये सब। तो यस सर। हम लोग टारगेट, क्योंकि आप लोग मुझे जो चैप्टर नहीं बनते पहले उनकी लिस्ट देना, कल मैं आपसे पूछूंगा तो मैं लिख के टीचर को शेयर कर दूंगा। वो चैप्टर्स आप पे ज्यादा वर्क कराए जाएंगे, कराई वो भी जाएंगे लेकिन इन पे टाइम ज्यादा दिया जाएगा, ठीक है? और उन टीचरों से भी आपको पता है तरस बिल्कुल नहीं खाना, सैलरी में बराबर देता हूं, समझ रहे हो ना? दम से क्वेश्चन पूछना है, ठीक है? ये हमारा यहां तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका था। अगला टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ। समझ में आया कि नहीं आया? अगला टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ओम्स लॉ में हमने एक रिलेशन पढ़ा था, अभी लिखना कोई भी नहीं प्लीज, है ना? पहले समझ लेना, क्योंकि ये मैं सब हटा दूंगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, हमने यही सुना है कि नहीं सुना? ठीक है, देखो इसका स्टेटमेंट याद किया कैसे जाता है, क्योंकि आप लोग जब आंसर की में लिख करके आते हो ना, तो आप
लिख के कुछ आते हो और उसका अर्थ कुछ ही निकलता है, समझ रहे हो ना। तो आपकी भावनाओं में और अर्थ में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो देखो हम क्या करने वाले, ध्यान से सुनना। देखो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूं मैं तुमको, ठीक है, ध्यान से देखो। ये आपको क्लोज सर्किट दिख रहा है, इसमें करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, ध्यान से यस देखो। सर। अगर इस बैटरी का पोटेंशियल था 10 वोल्ट, इस बैटरी का पोटेंशियल कितना है, जल्दी से बताओ अभी। 10 वोल्ट। तो देखो 10 वोल्ट का मतलब होता है कि 10 इसको दे दो और 0 इसको दे दो। 10 वोल्ट का मतलब क्या होता है, 10 दे दो पॉजिटिव वाले को और 0 किसको दे दो, नेगेटिव वाले को। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालो बैटरी का, तो कितना हुआ, 10 माइनस 0 बराबर, समझे 10 वोल्ट कैसे लिखा जाता है। नेगेटिव टर्मिनल का हमेशा पोटेंशियल 0 माना जाता है, पॉजिटिव का कितना माना जाता है, जो टोटल दिया है वो पूरा का पूरा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ध्यान से देखना, यहां से यहां तक कुछ भी कनेक्ट नहीं था, तो अगर यहां 10 था तो यहां पे भी कितना हो जाएगा, 10. अगर यहां 0 है, यहां पे कुछ भी नहीं कनेक्ट है, तो यहां पे भी कितना हो जाएगा। आपका फेवरेट नंबर तो आपको दिख रहा होगा ना, देखो जल्दी से बताओ एग्जाम वाला नंबर। अगर यहां कुछ कनेक्ट नहीं था तो ये भी 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। Yes, sir. सर। आगे की कहानी स्टार्ट करी, यहां पे कुछ कनेक्ट है क्या, नो सर। यहां नहीं है ना, तो अगर ये 10 था तो ये भी कितना ही होगा अभी भी, 10। और अगर ये 0 था तो ये भी कितना हो जाएगा, 0। आप 0 देखो 0। इसका मतलब है अगर वी देखो तो यहां का टोटल पोटेंशियल अब कितना निकल के आ गया, 10 वोल्ट। 10 माइनस 0 बराबर। तो याद रखना, जब भी हम पोटेंशियल नापते हैं वो किसके अक्रॉस नापते हैं, कंडक्टर के अक्रॉस। किसके अक्रॉस नापते हैं, कंडक्टर। ठीक है ना। तो ये जो V लिखा हुआ है ये किसके अक्रॉस पोटेंशियल है, अक्रॉस द कंडक्टर। समझ में आया कि नहीं यार। मान लो यहां से आई करंट निकला, यहां से आई करंट निकला, यहां से आई निकला, बैटरी से जितना करंट गया था उतना वापस आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। तो ये करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और ये फ्लो किससे करने वाला है, जल्दी से बताओ। बल्ब। कंडक्टर से करने वाला है कि नहीं करने वाला है। तो देखो दो कंडीशन है, आप देखो मैं याद कराना सिखा रहा हूं तो प्लीज थोड़ा सा रिलेट करना। पहला तो हम पोटेंशियल किसके अक्रॉस नापते हैं, कंडक्टर के अक्रॉस। और करंट कहां फ्लो होता है, जल्दी से बताओ, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ये दो वर्ड से पूरी डेफिनेशन खत्म हो जाती है। देखो ये दो स्टेटमेंट दिए हैं, पहला क्या है, पोटेंशियल अक्रॉस द कंडक्टर, और दूसरा क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। स्टार्ट करो। ओम्स लॉ क्या बोलता था, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। फिर से सुनना, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइज अक्रॉस द कंडक्टर। कोई दिक्कत गई क्या, कोई दिक्कत गई क्या। नो सर। हमने एक चीज No, sir. नोटिस करी, जब हम ओम्स लॉ देख रहे थे, हमने 1 वोल्ट का पोटेंशियल दिया तो हमें करंट 1 एम्पियर मिला, हमने 2 वोल्ट का पोटेंशियल दिया तो करंट हमें 2 एम्पियर मिला। इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टली जितना प्रोपोर्शनल। तुम्हारा पोटेंशियल बढ़ेगा उतना करंट बढ़ना चाहिए। लेकिन हमने देखा जब हमने 27 डिग्री सेल्सियस पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तब हमें यह मिल रहा था, जैसे हमने 32 डिग्री सेल्सियस कर दिया, हमने देखा 1 वोल्ट अभी भी हमने बढ़ाया सेम एपरेटस में, पर करंट आपका 1.5 एम्पियर बढ़ गया। क्या अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, 1 पे 1 बढ़ना चाहिए था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां 1 पे कितना बढ़ रहा है, 1.5, और ये किसकी वजह से हुआ, जल्दी से बताओ। टेम्परेचर। इसका मतलब है कि जब हमें ओम्स लॉ परफॉर्म करना पड़ता है वहां पे हमें टेम्परेचर को क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक है ना। अब देखो टेम्परेचर से हुआ क्या, ये भी तो समझ में आना चाहिए। आपको ये पता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे,
Yes, sir. करो एक रूम में तुम सब आराम से बैठ करके पढ़ाई कर रहे हो, और अगर एकदम कुछ भी नहीं हो तो एक सिंगल सिंगल करके व्यक्ति गेट से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? लेकिन अगर उस रूम में चारों तरफ आग लगा दी जाए तो अब क्या तुम लोग नॉर्मल तरीके से निकलोगे क्या? No, sir. आप लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए बाहर जाओगे कि नहीं जाओगे? Yes, sir. और उस कॉलिजन की वजह से पता है आपका जो निकलने का गेट से रेट होगा ना वो घट जाएगा, क्योंकि सब एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टकराना चालू करते हैं, तो ये रिलेशन हमारा वेरीफाई नहीं बचता है। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अच्छा एक Yes, बात sir. बताओ, जब हम बलून को प्रेस करते हैं तो वो जो गैस के पार्टिकल्स है वो पास पास आते हैं, दूर दूर आते हैं? Pass, pass. पास पास आते हैं ना। ठीक उसी प्रकार से अगर किसी मेटेलिक कंडक्टर में हम प्रेशर को अप्लाई करें तो आप बताओ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी वहां भी कोलाइड करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ जल्दी से। Sir, करेंगे. Yes, sir. यानी ओम्स लॉ हर जगह नहीं लगता भाई। पहला तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, दूसरा तो ये प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ओम्स लॉ लगाया जा सकता है, अदरवाइज ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। तो हम बार बार टेम्परेचर और प्रेशर को ना बोल करके हम पता क्या बोलते हैं? फिजिकल कंडीशन। क्या बोलते हैं हम लोग? जल्दी से बताओ कौन सा वर्ड यूज करते हैं? टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट था, प्रेशर हमारा कांस्टेंट था, तो फिजिकल कंडीशन भी हमारी कैसी रहनी चाहिए? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं जा रही यहां तक? बताओ बच्चों। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, कोई भी अनमोल एक स्टेटमेंट पढ़ के बताओ क्या बना। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट देखो क्या बना। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल अक्रॉस द कंडक्टर इफ, क्या लिखा है ये? फिजिकल कंडीशन रिमेन्स, बोलो जल्दी से। इफ द Constant. फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट। आगे बात समझ में कि नहीं आई? बताओ Yes, sir. भूलोगे क्या आप लोग? No, sir. स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, ये कोई एक कंडक्टर था, आप लिखते हैं ओम्स लॉ की डेफिनेशन, ठीक है ना। ये आपकी बैटरी थी, मान लिया कि बैटरी का पोटेंशियल था V वोल्ट, तो ये V वोल्ट किसके अक्रॉस हो गया था? आपका कंडक्टर के अक्रॉस, और ये I करंट फ्लो हो रहा था। याद रखना, जो भी हम यहाँ पे लिखते हैं ना, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, स्टेटमेंट पे हमें क्या बताना पड़ता है? I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो लिखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, according to the Ohm's law, the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential applied across the conductor, बताओ लास्ट लाइन इसमें और क्या होनी चाहिए? इसके बाद क्या कांस्टेंट होना चाहिए? जल्दी से बताओ। Temperature. हाँ, यानी टेम्परेचर, प्रेशर, यानी फिजिकल कंडीशन। इफ फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट, if physical conditions remains constant। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। इसको जब आप डिफाइन करोगे तो दिस इज ओम्स लॉ। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? हमने देखो स्टेटमेंट भी लिख दिया, हमने डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया, अब आता है इसका मैथमेटिकल पोर्शन लिखना। इसको लिख लो जल्दी से। और जो नहीं आ रहे ना, आप लोग के फ्रेंड्स को बोल देना यार, जितने ज्यादा होगे उतना ही मजा आता है, क्योंकि अभी अब
फिर मैं बेइज्जती किसकी करूंगा, मजे किसके लूंगा अगर तुम लोग कम रहोगे तो। 2 घंटे में कम से कम 5-6 लोगों की तो बेइज्जती होगी ही। मतलब ऐसा नहीं, मजे वाली बेइज्जती। क्या देव भाई, हो गया कि नहीं हो गया? अनुष्का समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. और Vivo V2, क्या नाम है, गजब है यार। Vivo V2 144। Yes, sir. ओ माय गॉड, नाम चेंज कर लेना यार, मजा नहीं आ रहा बोलने में। और कौन कौन था? देव भाई हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सर, हो गया। हो गया ना? दिव्यांशी दीदी आया सर में कि नहीं आया? और सक्षम आया आपको भी कि नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है, चलो। अब हमने जो चीज लिखी थी हम उसको वापस से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जब जब हम प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तब तब कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। यहां पर भी कोई ना कोई कांस्टेंट आया, और वो कांस्टेंट क्या था आपका? रेजिस्टेंस, हाँ है ना? लेकिन इस कांस्टेंट को रेजिस्टेंस के अलावा और क्या नाम दे सकते हैं, बताएगा कोई? ये कांस्टेंट किसकी वजह से आया, जल्दी से बताओ। प्रोपोर्शनल साइन हटाने की वजह से आया कि नहीं आया? तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो लिखो ये यार, कैपिटल R इज, तुम भेज देना नंबर में कर दूंगा, ठीक है। वेयर कैपिटल R इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जल्दी से बताओ, कॉल्ड रेजिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमने इसको आगे बढ़ाया और एक चीज नोटिस करी, R बराबर आपको क्या मिल रहा है, V डिवाइडेड बाई I। R बराबर हमें क्या मिल रहा है? चार्ज तो है ये। V डिवाइडेड बाई I मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ठीक है ना? निकाल दूं? अब देखो यहाँ पे मैं जो चीज बता रहा हूं मजेदार है, पर इसे लिखना मत, ठीक है। हम एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। दिस इज द ग्राफ। मान लो ये V है और ये क्या है आपका I, और ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अगर ये V है तो इसको आप V ले लोगे और इसको I ले लोगे। तो मुझे बताओ tan थीटा बराबर क्या निकलेगा, जल्दी से बताओ। इसमें इस ट्रायंगल में tan थीटा बराबर क्या निकलेगा? V/I। V/I। याद रखना, जितना ज्यादा थीटा बढ़ाओगे उतनी ज्यादा स्लोप बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? जल्दी नीचे आओगे कि नहीं आओगे? यानी ये जो थीटा होता है, यानी tan थीटा जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं हम लोग? tan थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी से बताओ। क्या बोलोगे आज से? स्लोप। जितना ज्यादा एंगल बढ़ाते जाओगे और यहां पे ऑब्जेक्ट रखोगे उतनी जल्दी नीचे आएगा कि नहीं आएगा? हाँ है ना? और अगर थीटा कम कर दोगे तो स्लोप कम हो जाएगी, ठीक है ना? तो आपने देखा यहां पे आपने ग्राफ को ड्रॉ किया, ये आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, आप ध्यान से देखना, मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं। तो देखो यहां पे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इफ वी ड्रॉ द ग्राफ, इफ वी ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन V वर्सेस I, अगर हम पोटेंशियल वर्सेस करंट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सो व्हाट यू गेट यार, ध्यान से देखना, इस तरीके का ग्राफ बनेगा आपका। दिस इज I, दिस इज V, एंड यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू फ्रॉम द ओरिजिन। देख रहे हो आप लोग? यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। ये आपको ग्राफ बनाना है ओम्स लॉ में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी गई है ये। आ गया। आगे समझ नहीं आया? 8 बजे तक। बता क्या हो देते गया? उसको खाली करके। तो ये ग्राफ आपको बनाना है, ठीक है। आप सबको पता है कि ये एंगल होता है थीटा, और आप देखना अगर इसको निकालोगे तो ये जो लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ। Resistance. ठीक है ना? और विच इज इक्वल टू क्या होता है, V डिवाइडेड बाई, ठीक है। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं स्लोप, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप। ये बात आपको याद रखना है। तो देखो इफ यू ड्रॉ द, ये लाइन लिखना, इसके बाद ग्राफ बताना, और आप यहां लिखना द स्लोप लास्ट में, द स्लोप इन V वर्सेस I कर्व इज रेजिस्टेंस।
समझ में आया कि नहीं? अगर हम स्लोप को निकालने की कोशिश करते हैं v वर्सेस i कर्व में, तो हमें क्या मिलता है? वो रेजिस्टेंस मिलता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बताओ इसको क्या होता है। लिखो 1 मिनट। नोट करो इसको। नोट करो इसको जल्दी से। हो गया बच्चों की नहीं हुआ? देव आगे समझ में कि नहीं आया? आ गया सर, आ गया। आ गया ना? सक्षम आ गया कि नहीं आ गया? राघव भाई आया कि नहीं आया? यस सर। जो सबसे पहले तुम्हारा बैटमैन ज्वाइन किया था उड़ के चला गया क्या? वो सर वो मैसेज डाला था, कनेक्शन प्रॉब्लम थी सर। अच्छा चलो ठीक है। ये आपका यहां तक रेजिस्टेंस के बारे में हमें इंट्रोड्यूस करा दिया। क्वेश्चन आता है रेजिस्टेंस है क्या? बताओ जल्दी से, क्या है रेजिस्टेंस? बताओ रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करोगे? दिव्यांशी दीदी बताओ जल्दी से, रेजिस्टेंस क्या होता है? दिव्य परमार बताओ जल्दी से, रेजिस्टेंस क्या होता है? सर रेजिस्टेंस मेटल की एक प्रॉपर्टी है करंट को स्टॉप करने की। करंट को स्टॉप करने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है। चलो ये बात मैंने मान लिया। किसको स्टॉप करने के लिए? करंट को। किसके द्वारा किया जाता है स्टॉप? सर कंडक्टर। हाँ, यानी ठीक है, स्टॉप ना बोल करके अब पता है कौन सा वर्ड यूज करना है? अपोजिशन। क्या बोलना है अपन को? अपोजिशन। किसको ऑफर कर रहे हैं हम लोग अपोजिशन? करंट को। किसको ऑफर कर रहे हैं? करंट। किसके द्वारा कर रहे हैं? कंडक्टर। हाँ बस, डेफिनेशन कंप्लीट। द अपोजिशन ऑफर टू करंट बाय, बोलो बाई के बाद क्या आएगा? कंडक्टर। कंडक्टर। बस खत्म। द अपोजिशन ऑफर टू करंट बाय कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो यहां पे दिस इज रेजिस्टेंस। तो लिखो द अपोजिशन ऑफर टू करंट, the opposition offered to current, the opposition offered to current by conductor, the opposition offered to current by conductor is called resistance, is called resistance। ठीक है ना? ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको कैपिटल आर और स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स यूनिट इज, क्या होती है इसकी यूनिट? ओम। इसकी यूनिट ओम होती है, और इस ऑक्टोपस जैसा बना देना, ठीक है? इसको गामा बोलते हैं, तो इट्स यूनिट इज ओम हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखो यहां तक तो बहुत आसान था, रेजिस्टेंस के बारे में बता दिया। क्वेश्चन ऐसा नहीं आता, क्वेश्चन आता है व्हाट इज रेजिस्टेंस, राइट द फैक्टर्स इफेक्टिंग रेजिस्टेंस। आप उन फैक्टर्स के बारे में लिख के बताइए जो कि रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। 3 फैक्टर्स होते हैं, लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर। क्या क्या होते हैं? लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर। स्टार्ट करते हैं, ये लिख लो जल्दी से, फिर अपन देखते हैं कैसे फर्क पड़ता है एग्जाम्पल लेकर के। हो गया? अनुष्का सब कुछ दिखाई तो दे रहा है ना? Yes, sir. मतलब वही तो नहीं, मतलब कोहरा वोहरा छा गया वो। लिखो जल्दी से यार, अभी आगे अपन देखें, अपन को बहुत कुछ करना है आज। लिख गया?
यस सर। चलो ठीक है, हमने रेजिस्टेंस के बारे में देखा। बात अब एक ध्यान से देखना, ये रास्ता ले रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। दिस इज वे, दो हमने सेम टाइप के रास्ते लिए है ना। एक का खराब वाला रास्ता इतना है और एक का खराब वाला रास्ता इतना है। और याद रखना रेजिस्टेंस यानी खराब चीज कितनी अच्छी होती है। देखो ध्यान से, और सपोज करो ये दिस इज, मान लो कि ये राघव बैठा हुआ है गाड़ी पे है ना, धुआं निकल रहा है, समझ रहे हो? ठीक है, ये राघव आराम से जा रहा है। ठीक है, राघव भाई मुझे एक बात बताओ, तुम इस रोड में जल्दी बाहर इस साइड पहुंच जाओगे, इस वाले रोड में? खराब रास्ता ये है, सर पहले वाले रोड में। पहले वाले में। यानी जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ाओगे कंडक्टर की, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? कम। बढ़ रहा है। रेजिस्टेंस अपोजिशन होता है ना, जितना खराब रास्ता उतना ज्यादा तुम्हें टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। समझ में आया कि नहीं आया? मान लो कि हमने इसके बाजू से और रास्ता जोड़ दिया। अब बताओ, ये बढ़ा दिया मैंने इसका एरिया, एरिया बढ़ाने से अब तुम इस रास्ते को प्रेफर करोगे या बाजू वाले को? बाजू वाले। तो अब तुम जल्दी पहुंच जाओगे, पहले के कंपैरिजन के नहीं पहुंच जाओगे। यस। तो एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस घट गया, और जब किसी के बढ़ाने से कोई चीज कम होती है वो हमेशा अपॉन में आता है। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया पे। तीसरा आता है टेम्परेचर। तीसरा कौन सा आता है? अभी मैंने बताया था कि रूम में सब बैठे हुए हैं, आग लग जाए तो बहुत जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन अगर जल्दी जल्दी टकराने लगे तो रेजिस्टेंस बढ़ा या घटा? बढ़ बताओ गया। देव। बढ़ गया सर। बढ़ेगा ना? आपको पता है कभी आप लोगों ने मैं अगर बोलूं एप्पल से कील ठोकी है क्या लाइफ में? एक हमें दीवार, अच्छी भयंकर सॉलिड दीवार दी गई है और उसमें हमें नेल को अपन को ठोकना है, और हम काय का यूज कर रहे हैं? एप्पल का। क्या ठोकेगी ये कील? बताओ जल्दी से। नो सर। नो सर। आप में से कितने लोगों ने लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में सुना है? एनीबडी लिसन अबाउट द लिक्विड नाइट्रोजन? शादियों में स्टेज में धुआं निकलता है, देखा है क्या? देखो, अगर खाने के अलावा ध्यान दिया हो तो ऐसा होता है। क्यों दिव्य? बताओ जल्दी से। आप लोगों ने देखा होगा शादियों में हम जब जाते हैं तो वहां धुआं निकलता है, लिक्विड नाइट्रोजन हो। तो याद रखना, जब भी हम किसी चीज का टेम्परेचर घटाते हैं, आपको पता है एक नया प्रकार का कंडक्टर धरती में डिस्कवर हो रहा है जिसका नाम है सुपर कंडक्टर। क्या नाम है आपका इसका, जल्दी से बताओ। और सुपर कंडक्टर की खास बात क्या है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो कर देता है। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर देता है? ये जीरो कर देता है जब टेम्परेचर पहुंचता है 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस अगर जीरो हो जाता है ना, तो आप पता है 400 वोल्ट के बल्ब को 5, 9 या 8 वोल्ट की बैटरी से भी जला सकते हो। सोचो इतना भयंकर है। इसका मतलब है कि टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस भी घटता है और टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो 3 फैक्टर कौन कौन से थे अपन लोग रिवाइज करते। चलो एक लोग कोई बताओ, पहला फैक्टर क्या था हमारा? लेंथ। लेंथ। कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस लेंथ पे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या होता है? ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ रेजिस्टेंस इज ऑल्सो इंक्रीजेस। आगे बात समझ में कि नहीं आया? सक्षम, मुझे बताओ दूसरा वाला क्या था? सर वो मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए ये मेरा तो वो था ही नहीं disconnect हो रेजिस्टेंस किस केस में। ठीक है, कोई बात हाँ। नहीं। चलो अनुष्का बताओ, सेकंड वाला क्या था आपका फैक्टर? सर एरिया। क्या था एरिया से रिलेशन? सर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली या एरिया के इनवर्सली बोलते हैं उसको? इनवर्सली क्या बोलते हैं? इनवर्सली। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का? मतलब सर अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया कम होगा और अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम ठीक है। होगा। तीसरे नंबर पे आते हैं वीवो मोबाइल। जल्दी से बताओ टेम्परेचर पे क्या डिपेंडेंसी होती है रेजिस्टेंस की? कहां गए वीवो? बोलो जल्दी से। टेम्परेचर में सर टेम्परेचर कम होता है।
तो रेजिस्टेंस बढ़ता है या कम होता है? बताओ जल्दी से। तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने से? रेजिस्टेंस कम होता है। दीदी उल्टा बोल गई हो तुम, कोई दिक्कत नहीं। चलो लिखो यहाँ पर, हेडिंग डालो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले डालो लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो देखो क्या हो जाएगा, दिस इज रेजिस्टेंस is directly proportional. Resistance is directly proportional to the length of the conductor. तो आप यहां लिखना R is directly proportional to L। ठीक है, और थोड़ा इसका डायग्राम बनाए तो और मजेदार चीज आएगी। ठीक है, लेट इट, दिस विल बी अ कंडक्टर, इसको ड्रॉ कर लेना, दिस इज अ कंडक्टर। ठीक है, ये इसकी लेंथ कहलाती है। देखो आप जितना अच्छा कॉपी में डिक्टेट करके आओगे ना 10th में, उतना ही मजा आता है टीचर को भी चेक करने में। अब उसे एग्जैक्टली पता है कि लेंथ क्या कहला रही है और एरिया। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इसको मानना आप ऐसे ब्लॉक में, और ये मानना इक्वेशन नंबर 1। गॉट द पॉइंट और नॉट? यस लिखो जल्दी से सर। इसको, हाँ लिखो जल्दी से इसको, नोट करो जल्दी से इसको। प्लीज लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने मतलब दोस्तों से बोलो यार, सब लोग ज्वाइन करो, मजा बहुत आता है। मुझे पर्सनली मजा आता है बच्चों से बात करने में, पता नहीं क्यों। और देखो यार, तुम लोग जिस तरीके के टीचर को यूट्यूब में देखते हो, हम लोग उसी प्रकार के यहाँ पर ऑफर लिए बैठे हुए हैं। अब हम यहाँ पे पीडब्ल्यू की टी शर्ट पहन के आ जाए तो आप हमें पीडब्ल्यू वाला मानोगे। इंजॉय उतना ही लाते हैं जितना वो लोग लाते हैं। देखो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल, एंड दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 1। याद रखना, इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपके स्कूल मैनेजमेंट के पास होगी। ठीक है ना? इफ एनी स्टूडेंट वांट टू सी दीज वीडियोस तो वो डिस्कस कर सकता है उनसे जाकर के, अलाउ बस कर दें वो लोग। ओके, लेंथ ऑफ कंडक्टर लिख गया आपका? यस सर। ओके अनुष्का, सेकेंड नंबर एरिया ऑफ द कंडक्टर। देव भाई लिख गया आपका? यस सर, लिख गया। ये तुम लोग जितना धीरे लिखते हो तो लगा करता है आपका साबुन स्लो है क्या? नेक्स्ट वन, दिस इज एरिया ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, दिस इज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस इज inversely proportional to the area of wire, to the area of conductor। ठीक है, इसका मतलब है R is inversely proportional to 1/A। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखो आप लिखोगे कंबाइन इक्वेशन 1 and 2, कंबाइन इक्वेशन 1 and 2। इक्वेशन 1 and 2 को कंबाइन करने में व्हाट यू गेट, R is directly proportional to the L/A, R is directly proportional to L/A। कोई दिक्कत है क्या इस बात पे? तो देखो वंस अगेन हमें प्रोपोर्शनल साइन मिल गया, और जब जब प्रोपोर्शनल को इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है, कोई ना कोई कांस्टेंट। तो कांस्टेंट यहां पर भी आएगा। बता दो जल्दी से क्या पढ़कर आए हो आप लोग?
कौन सा कांस्टेंट आता है यहाँ पर? रो रेजिस्टेंस रो यानी रजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। लिखो जल्दी से। लिखो जल्दी से। लिख गया? इसके बाद देखो आगे क्या लिखना है। अगर हम इसको इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ रो आएगा, दिस इज L by A। रो इज कॉल्ड रजिस्टिविटी और दूसरा नाम जो इसका है दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो इज जो है आपका रजिस्टिविटी और विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो व्हाट फॉर्मूला यू गेट हियर, दिस इज R इज इक्वल टू, क्या बना आप लोगों का जल्दी से बताओ? रो L by A हो गया ना, ऊपर लिखी गया है तो क्या मतलब है। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। दो फैक्टर्स हमारे हो गए, अब तीसरा हम बताने वाले। याद रखना रजिस्टिविटी हम अलग से पढ़ेंगे, आपको वो बता रहा हूँ बोर्ड्स में लिखना भी कैसे है। लिख गया ये सक्षम भाई? सर लिख दिया। यस सर। लिख गया कि नहीं लिखा? यस सर। उसका लिख गया ना, तुम लोग जाके सच में बोलना अपने दोस्तों को, अगर नहीं आए ना तो सर लोगों को बोलेंगे आतमाजी सटक ली। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हमने कवर किया, ठीक है ना। इसका मतलब है तीसरा है टेम्परेचर। तो देखो हेडिंग क्या डलवा रहा था मैं अभी तक, एरिया ऑफ कंडक्टर, यानी तीसरा हो जाएगा टेम्परेचर। देखो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, on increasing the temperature, resistance also increases. Resistance also increases. टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद रेजिस्टेंस बढ़ता है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजिंग, एंड ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर and on decreasing the temperature resistance also decreases. लिखो जल्दी से, ठीक है। टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर के घटाने से रेजिस्टेंस घटता है। ये आपके वो फैक्टर थे जो रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, फैक्ट करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से इसको। हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया, लेकिन रेजिस्टेंस पढ़ते पढ़ते हमें कुछ नई चीज मिली थी। बताओ वो नई चीज क्या थी? रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है अब? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी। तो इसको लिखने के बाद अब हम रेजिस्टिविटी पे चलते हैं। याद रखना बहुत करीब है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के डेरिवेशन के पास, क्योंकि रेजिस्टेंस हमें मिल चुका है। सिद्धार्थ है पढ़ रहा है ना? चलो अरे चलो रेजिस्टिविटी। याद रखना मैं बाजू में भी आप लोग को देख रहा होता हूँ, बाजू में स्क्रीन लगी है जिसमें आप सबका बात करना ये सब दिखाई देता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी है ना। अब देखो रेजिस्टिविटी के बारे में अगर देखें तो इसमें डायरेक्ट लिखना पड़ता है, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला देखा था R बराबर रो L बाई ए। हमें पता है रो तो रजिस्टिविटी थी, अगर रो के टर्म्स में फॉर्मूला लाना है तो रो को एक साइड रखो, बाकी सबको कहां पहुंचा दोगे आप लोग? दूसरे साइड, हाँ या ना? अगर ए नीचे था तो ऊपर चला जाएगा और अपॉन में क्या जाएगा? L, हाँ या ना? अगर हम रो की यूनिट बनाए तो देखो R की यूनिट होती है ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की होती है मीटर, मीटर से मीटर स्क्वायर गया तो क्या बना इसकी यूनिट? जल्दी से बताओ। ओम मीटर। और दूसरा नाम
एक सेकेंड, इट्स यूनिट इज ओम मीटर और इसको साथ में बोलते हैं साइमन। ठीक है, ओम मीटर, इसका दूसरा नाम क्या है इसका? साइमन। ठीक है, इसको नोट करो, इस यूनिट इज ओम मीटर और साइमन। ठीक है, आप बताओ रजिस्टिविटी किस चीज पे डिपेंड कर रही है? तो याद रखना, फॉर्मूले पे मत चले जाना। रजिस्टिविटी ना तो एरिया पे डिपेंड करती है, ना रजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड करती है। आपको पता है रजिस्टिविटी तो खुद एक कांस्टेंट है कि नहीं है? तो वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल। किस पे डिपेंड करती है वो? जल्दी बताओ, किस पे डिपेंड करती है रजिस्टिविटी? नेचर ऑफ मटेरियल। और दूसरी चीज, Nature of material. दूसरी चीज कौन है? टेम्परेचर। तो याद रखना, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। लिखो जल्दी से इसको। पाँच 10 मिनट रुकना, मैं करा रहे हैं क्लास हो जाने तो। लिख गया? Yes, sir. लिखो इसके नीचे नोट डाल करके, इंसुलेटर्स की हाई रेजिस्टिविटी होती है। नोट डाल के लिख लेना ये पेपर के लिए। इंसुलेटर हैव अ हाई रेजिस्टिविटी। इंसुलेटर हैव हाई रेजिस्टिविटी और यहाँ पे जो कंडक्टर्स होते हैं लो रेजिस्टिविटी होती है इनकी। इंसुलेटर हैज अ हाई रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टर हैज अ लो रेजिस्टिविटी। नोट डाल के लिख लेना। ठीक है ना? नंबर थर्ड, एक नोट डाल के इसके अंदर और बात लिखो। एलॉय का नाम सुना है आप लोगों ने? मिक्स मटेरियल जो होते हैं, Yes, sir. एलॉय हैव हायर रेजिस्टिविटी as compared to the constituent metal। कंस्टिट्यूएंट मेटल से ज्यादा रेजिस्टिविटी इनके पास होती है। ठीक है ना? दैट्स वाई टंगस्टन यूज्ड इन बल्ब फिलामेंट, ये पूछा जाता है। ठीक है, और कॉपर यूज्ड इन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम used to make heater and electric iron, या फिर आप बोल सकते हो ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, देखो आप ये चीज समझना, कॉपर एक प्योर मेटल है। कॉपर आपका क्या है? प्योर मेटल। एल्यूमिनियम आपका क्या है? एक प्योर मेटल। आपने पता है प्योर मेटल के बारे में भी क्या पढ़ा? प्योर मेटल हैव अ वेरी लो रेजिस्टिविटी। तो इनकी लो रेजिस्टिविटी की वजह से इनको ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं। रेजिस्टिविटी मतलब हीट, जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी ना उतना ज्यादा हीट में कन्वर्ट होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया?
और आप देखो जो बल्ब के फिलामेंट होते हैं वो चाहते हैं कि हीट की वजह से ग्लो करे, तो डेट्स वाई देखो वो कैसे मिलकर बनते हैं, टंगस्टन से। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से ये। हमने यहाँ पे देखो ये सारी चीजें देखी। अब हमारे दिमाग में आता है कि रेजिस्टेंस जो होते हैं हमारे वो कंबाइन करके बनाए जाते हैं, या तो हम उन्हें सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं या तो हम उन्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं। अब हम समझते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन कब यूज होने वाला है। देव कुछ हाथ उठा रहे हो तुम? सर ये ट्रांसमिशन लाइन क्या होती? ट्रांसमिशन लाइन जो अपने घर के बाहर बिछी लाइन होती है, खंबे टू खंबे जाती है, जिसमें करंट फ्लो होता है, हाँ सर। समझ रहे हो? यानी जब बिजली विभाग का ऑफिस होता है वहां से हमारे घर तक जो लाइन बिछी होती है उस लाइन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आपका आता है। जी सर। ठीक है, हो गया ये? सर दिख नहीं रहा। लिख लो, अगर पिछली स्लाइड चाहिए तो पिछली भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको 1 मिनट नोट करना है ना, एक काम में निपटा लो। हाँ, नोट हो गया बच्चों ये वाला? नेक्स्ट वाले को जल्दी से प्लीज कंप्लीट करो, अभी आगे भी हमें पढ़ना है। लेकिन सच में यस तुम लोग सर। अच्छे हो यार, तुम लोग को फालतू में बदनाम किया जा रहा था। ऐसा नहीं कल से सच में रूप ही दिखा दो, बोले नहीं सर मेहनत बर्बाद कर रहे हो आप हमारी। देव हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सर, हो गया। राघव भाईजान हुआ कि नहीं हुआ? सच्चम भाई यस गया सर सर। हो गया। और दिव्य तुम्हारा? सर एक ओके, अनुष्का एंड वीवो वी प्लस? यस सर लिख गया। ओके चलो, कहाँ गए मार्क? चलो नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात आती है ना। चलो पहला क्वेश्चन आता है, आपने कुछ देखा था और वो क्या देखा था? एमीटर। दूसरा आपने देखा था वोल्ट मीटर, और सबसे और एक और देखा था गैल्वेनोमीटर। ये आपने 3 देखे थे। अच्छा बताओ, देखो मैं तुम्हें एक चीज समझा देता हूँ। जो एमीटर होता है वो ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। इसको कहाँ कनेक्ट करते हैं हम लोग हमेशा? गैल्वेनोमीटर इज ऑल्सो कनेक्टेड इन सीरीज। बट जो वोल्ट मीटर होता है ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल। ठीक है, ये 3 चीजें अब ध्यान से देखना। ये एक रास्ता था, और सपोज करो कि टायर हवा में कैसे पहुंच गया यार? क्या हो गया वान्य? ठीक है, ये सपोज करो कुछ भी जा रहा है ना। अब एक बात समझो, अगर मैं इसमें एक कंकड़ डाल दूं और एक चट्टान डाल दूं, तो ये कंकड़ को क्रॉस कर पाएगी या चट्टान को क्रॉस कर पाएगा? पीछे जो आ रहा है बताओ, बताओ जल्दी से। अगर कोई व्हीकल टाइप का कुछ आ रहा है और मैंने एक कंकड़ डाल दिया, तो कंकड़ के ऊपर से निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? चल जाएगा यस सर सर। कंकर कुछ। लेकिन चट्टान आराम के से। ऊपर से निकल पाएगा क्या? नहीं नहीं। लेकिन ये दोनों तो अपोजिशन है कि नहीं है इसके लिए? एक अपोजिशन बहुत छोटा है और एक अपोजिशन बहुत बड़ा है। सबसे छोटी चीज क्या होती है अपने जीवन में? सबसे छोटा नंबर क्या होता है जीवन में? बताओ अपनी कॉपियों को देख करके, पुराने टेस्ट होगी। सबसे छोटा नंबर क्या हो सकता है किसी भी टेस्ट में? जीरो। जीरो जीरो। ये बात सत्य, दिल खुश कर दिया यार तुमने। ठीक है,
और हम लोग जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं, इसलिए सबसे बड़ी चीज क्या हो सकती है? इनफिनाइट। ठीक है ना? तो चीज समझो, अगर कोई चट्टान होगी तो तुम रोड में नहीं डले रहने दोगे, उसे जेसीबी से कहां करोगे? साइड में पैरेलल कर दोगे कि नहीं कर दोगे? इसका मतलब है वोल्ट मीटर को अगर हम पैरेलल कनेक्ट कर रहे थे तो कहीं ना कहीं वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना था? बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। वोल्ट मीटर को हम अगर पैरेलल कनेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? हाई। और यहां पे देखो, एमीटर और गैल्वेनोमीटर को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, वो लगा हुआ है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ऊपर से कुछ भी निकल जाए, करंट को भी नहीं वो रोक पा रहा है, इसलिए उसको हम कहां कनेक्ट करते हैं? सीरीज। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कितना है? 0। आगे समझ में भूलोगे क्या? तो सिर्फ हमें ये लिखना है यहां पे, इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज बिकॉज आइडियल एमीटर हैज अ जीरो रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत तो नहीं ना? नो सर। याद रखो, इसी से कॉन्सेप्ट बनते हैं। वन वर्ड में पूछ लिया क्यों लगाते हैं इसको जीरो सीरीज में, क्यों लगाते हैं इसको पैरेलल, बस फिर एक दूसरे का शक्ल देखी, फिर देखा सामने वाला भी परेशान है तो अपने चेहरे में स्माइल आ गई। बिकॉज आइडियल वोल्ट मीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। बात समझ में आई कि नहीं आई? सेम चीज गैल्वेनोमीटर का, इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं। गैल्वेनोमीटर और एमीटर लगभग लगभग सेम। ठीक है ना? यहां तक कोई दिक्कत क्या? नो सर। यानी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। लिखो जल्दी से इसको, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे आते हैं। देखो, मैं पहले भी आपको समझाऊंगा कि कैसे पता चले सीरीज है और कैसे पता चले पैरेलल है। डायग्राम को देख के कहां कहां आपको बांटना है उनको, वो चीज समझना। अंदर और कोई भी है क्या? लिख गया ये बच्चों? हो गया। देव, आप बताओ मजा आया कि नहीं आया आज? आया है सर, मजा तो आया है। और ये सिवाय इतना लेट क्यों आए भाई? तुम महाकाल के दर्शन चले गए थे क्या करने? बोले इंदौर बाद में चलेंगे, पहले उज्जैन घुमाते हैं। चलो, सर और क्या बोल रहे हो? सर ये आपसे पूछना था, जैसे हम लोग के सर वो बोर्ड एग्जामिनेशन हो जाएंगे तो ऑनलाइन क्लासेस होगी क्या? हाँ, अरे देखो, बोर्ड एग्जाम, देखो तुम लोग को मैं बता दूं, जैसे अभी बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं तब तक तो मैं पढ़ाने ही वाला हूँ, ठीक है। बोर्ड एग्जाम हो जाने के बाद हम पता है गर्मियों में स्टार्ट करेंगे। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों को जो अपने कैरियर के लिए सब्जेक्ट की तैयारी करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप में से कुछ में से मैथ्स चूज किया, देखो सबसे अच्छी फील्ड मैथ्स और फिजिक्स है, मतलब मैथ्स और बायो, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है। आप सबको पता है एआई का जमाना आ रहा है, रोबोटिक्स का जमाना आ रहा है, अगर आप इसमें जाते हो तो बहुत ज्यादा स्कोप है आपका, ठीक है। अब आता है कि यार हमें अकाउंट अकाउंट संभालने के मन में आ रहा था, आपको बता दूं कि आजकल ना इतने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आए ना कि अकाउंटेंट्स की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। आपको पता है ना, चैट जीपीटी के जमाने को हटाओ, आप अगर एआई पे फोकस करो, एआई से इतने अच्छे अच्छे आजकल आ चुके हैं ना सिस्टम्स, जो बाकायदा पूरे अकाउंट संभाल रहे हैं। आप इमेजिन करो, पहले बैंक में 10 से 15 लोग काम करते थे, आज बैंक में सिर्फ 4-5 लोग काम कर रहे हैं। थोड़ा और अच्छा अगर विकास हो गया और मशीनरी आ गई तो बैंक में सिर्फ मैनेजर और चपरासी के अलावा मुझे नहीं लगता कोई बचेगा। आप लोग बात समझ रहे हो ना? तो जब पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी पे चलने वाली है तो फिर हम ही क्यों ना टेक्नोलॉजी को अपना ले, क्योंकि जिस चीज पे दुनिया चल रही है अगर उसी को हम चला पाएंगे तभी हम आगे सस्टेन कर पाएंगे, वरना आगे हमारे लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी वेट ही नहीं कर रही है। समझ रहे हो ना आप? अगर आप किसी आईआईटी में सिलेक्ट हो रहे हो, आप सब जानते हो कि वहां पे 15 लाख रुपए मिनिमम पैकेज से लेकर के 7 करोड़ का साल पैकेज तक जाता है। सुंदर पिचाई जैसे लोग वहां से पढ़ के निकल के 900 करोड़ रुपए साल कमा रहे हैं यार। समझ रहे हो ना? लेकिन हमेशा हमारे साथ दिक्कत क्या हो जाती है, हम किसी बाहर शहर में आते हैं, हमारे देखिए मैं आपको बता दूं, आप जितने बच्चे हो सब लोग एक अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते हो, आप लोगों ने कभी भी लाइफ में इतना ज्यादा टफ फेस नहीं देखा है फाइनेंशियली।
जब आप बाहर के किसी कल्चर में आते हो ना, आप लोग बहुत जल्दी यहाँ के कल्चर से इन्फ्लुएंस हो जाते हो, समझ रहे होते हो ना। और एक छोटा सा इन्फ्लुएंस आपकी पूरी की पूरी लाइफ डैमेज करता चला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। और ठीक है, कई सारी डिफिकल्टीज देखनी पड़ती है, लेकिन अगर हम स्कूल के अंदर सारी चीजों में जुड़ते हैं, मैं आपके साथ हूं, आप हमारे साथ रहिए, दिन रात लगेंगे ना। देखो, अकेले तुम्हारे पढ़ने से नहीं निकलने वाला, अकेले मेरे पढ़ाने से, हाँ, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक अगर अपन साथ में पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे तो क्या नहीं निकलेगा? क्या डेफिनेटली निकलेगा। आपको बता दूं, बच्चों का टीचर के साथ अगर बहुत अच्छा बॉन्ड है तो कोई भी बच्चे को फ्रेंड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे अच्छा फ्रेंड ही गुरु होता है। क्यों? क्योंकि वो आपको कभी सलाह नहीं देता गलत। माँ बाप के बाद अगर सबसे लॉयल फ्रेंड होता है वो टीचर होता है। लेकिन अपन जब स्कूल में है तो टीचर्स थोड़ा एक बाउंडेशंस में रहते हैं, मैं किसी बाउंडेशन में नहीं हूं, समझ रहे हो आप। तो हमारी क्लास लगेंगी, आप जब देखोगे अप्रैल में भी हम आएंगे तब भी लगाएंगे, ठीक है। अभी तो स्कूल में भी हमारी क्लासेस आने वाली, डोंट बी वरी। 2 या 3 दिन के अंदर स्कूल में क्लासरूम्स रेडी हो जाएंगे। आपकी क्लासेस में आपकी बेंच पे माइक लग जाएगा, आप बाकायदा मुझसे स्कूल में भी बात कर पाओगे। समझ में आ रहा है ना। और अभी आपका अप्रैल वाला गिफ्ट तो वेट कर रहा है ना, आपके पर्सनल टैब। आप सभी बच्चों को टैब गिफ्ट होने वाला है, पता है ना आप लोगों को कि नहीं पता है? यस सर। तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। पहला डिजी स्कूल बनाने वाले हैं अपन एडिफाई को, क्यों टेंशन ले रहे हो? यहां तक समझ में आ गया ना? ओके, सीरीज वर्ड और पैरेलल वर्ड आ चुका था यहां तक पढ़ते पढ़ते। इसका मतलब था कि अब हमें समझना है कि सीरीज क्या होता है और जल्दी से बताओ पैरेलल क्या होता है। तो यहां पे डालो कॉम्बिनेशंस ऑफ द रजिस्टर्स। द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, सबसे पहला आता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। ध्यान से देखना आप लोग, है ना इसको। ठीक है, चलो इस सीरीज कॉम्बिनेशन को ध्यान से समझते हैं। मान लिया, देखो आपको कैसे लिखना पड़ता है। मान लिया कि ये रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा रेजिस्टेंस क्या है आपका R2 ले लिया, और तीसरा मैं क्या ले लेता हूं R3। ठीक है, ये अभी कैसे कनेक्टेड है? तीनों आपस में सीरीज में कनेक्ट है कि नहीं? जल्दी से बताओ। यस और सर। ये कितने V वोल्ट की बैटरी से भी कनेक्ट है? काहे से कनेक्ट है? V वोल्ट की। आप सबको एक नियम पता है, अगर बैटरी से करंट निकला है आई, तो वापस भी कितना बैटरी में जाना चाहिए? आई जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हमने यहां से करंट निकाला, ध्यान से देखना, हमने यहां से करंट निकाला आई, तो जैसे ही यहां पे पहुंचा, इसके पास कोई और रास्ता था क्या जाने के लिए? इसी से पास होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? तो आई करंट पास होकर यहां पहुंचेगा। अब इसके पास कोई और रास्ता दिख रहा है क्या पास होने के लिए? नहीं ना, तो इस वाले से पास होकर भी क्या है पहुंचेगा? जल्दी से बताओ, आई पहुंचेगा, हाँ है ना। अभी कोई और ऑप्शन है क्या? नहीं है ना, इससे यहां से भी आई जाना पड़ेगा, जिसकी बाद वापस ये वाई आई आएगा। तुम देखो, तीनों रजिस्टर्स में करंट की वैल्यू सेम है या डिफरेंट है? बताओ, तीनों रजिस्टर्स में जो करंट पहुंच रहा है वो सेम है या डिफरेंट है? सेम। सेम है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है? सेम। सेम होता है। ठीक है, चलो मान लिया करंट सेम है, रेजिस्टेंस अलग है। आप सबने पढ़ा है V बराबर आ रही, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर। भले ही आई सेम था, लेकिन यहां पे R1 था, तो यहां पे क्या हो जाएगा? V1। भले ही आपका दूसरे बार में आई सेम है, लेकिन R2 था, तो यहां पे क्या हो जाएगा? V2। भले ही यहां पे करंट सेम था, लेकिन रेजिस्टेंस R3 है, तो कितना हो जाएगा? तो आपने एक चीज नोटिस की, सीरीज कॉम्बिनेशन में तीनों रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होता है? सेम या डिफरेंट? बताओ जल्दी से। तीनों रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल सेम दिख रहा है कि अलग अलग दिख रहा है? डिफरेंट सर। डिफरेंट दिख रहा है। डिफरेंट सर, डिफरेंट। लेकिन क्या ये पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल से ज्यादा हो सकता था क्या मिलाकर दिया जाए? अगर हम V1 V2 V3 को ऐड करें तो मैक्सिमम कितना जाना चाहिए? वो जितने वोल्ट की उसमें बैटरी थी, कितना जाना चाहिए मैक्सिमम? बताओ जल्दी से। तो यानी एक चीज समझो, आप बताओगे सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या क्या होता है? अलग होता है।
लेकिन टोटल पोटेंशियल किसके बराबर होता है? बैटरी के पोटेंशियल V के बराबर। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलो इसी बात को अब अपन अपनी भाषा में लिखते हैं। हमने क्या किया था जल्दी से बताओ, 3 रजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट किया था? सीरीज। तो हमने लिखा लेट द 3 रजिस्टर्स, बताओ सक्षम 3 रजिस्टर कौन कौन से थे हमारे? R1, R2 R2 एंड R3 R3। हमने इनको कैसे कनेक्ट किया था? आर कनेक्ट इन सीरीज, हाँ है ना? यस सर। और साथ में हमने किसके साथ कनेक्ट किया सीरीज में? विद बैटरी ऑफ पोटेंशियल, विद बैटरी ऑफ पोटेंशियल। कितने वोल्ट की बैटरी ली हमने? V वोल्ट। यहां तक कोई दिक्कत गई क्या किसी को? ठीक है, हम सब जानते हैं अब जो हमने चीज अभी लिखी थी, जो भी हमने आपको बताया। ये सिलेक्ट नहीं हो रहा क्या? ठीक है, यहां लिखो फिर मैं बताता हूं। ठीक है, हमने अभी अभी यहां पे देखा वी नो डैट, इसके बाद लिखना वी नो डैट। क्या जानते हैं जल्दी से बताओ सक्षम, क्या जानते हैं हम लोग यहां पे? वी नो डैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या सेम होता है? करंट। तो आप बोलोगे इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट अक्रॉस each resistor is same but potential difference is different, लिख दो, but potential is different। समझ में आया कि नहीं? हमने क्या बताया कि करंट तो सेम था भाई, लेकिन सबके अक्रॉस पोटेंशियल अलग अलग था। क्या था अलग अलग? ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर हम इसको फोकस करने जाए तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना दिख रहा है आपको? V1। यहाँ पे पोटेंशियल आपको कितना दिख रहा? V2। और यहाँ पे पोटेंशियल आपको कितना दिख रहा? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप क्या लिख सकते हो इसके बाद? इसका मतलब है V बराबर V1 प्लस V2 प्लस, और इसको मानो क्वेश्चन नंबर 1। सबको बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। आगे ना दिव्यांशी, आपको समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, ये जो 5-6 बच्चे यही पढ़ने वाले थे, बाकी सब वही थे क्या? जिंगा लालाऊ वाले? नोट करो जल्दी से इसको। इनका पेपर कब है? पहले दिन काम तमाम। और देखना वहां पहली बेंच भी होगी तुम्हारी। 3 मिनट और, ये 2 क्लास मेरी, इसका आप लोगों का ही टाइम रहेगा, मतलब उन सर का। हो गया ये बच्चों? यस सर। ओके, नेक्स्ट पोर्शन में आते हैं। अब देखो, मान लेते हैं कि इस पूरे के पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस था R। क्या था? लेट टोटल रेजिस्टेंस इज R एंड टोटल करंट इज I। टोटल रेजिस्टेंस R था और टोटल करंट I था। तो आप देखो V बराबर क्या हो जाएगा? ऐसे लिख देना, बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ। तो देखो आप V बराबर आपको मिलेगा RI, V1 बराबर क्या मिल जाएगा जल्दी बताओ? R1I। V2 बराबर क्या मिल जाएगा आपको? R2I। V3 बराबर आपको क्या मिल जाएगा? R3I। ठीक है, मान लो इन सबको इक्वेशन नंबर 2, पुट ऑल दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, पुट ऑल दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इन सारी की सारी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर दो। तो ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 1, V की जगह आपको रखना है RI, V1 की जगह क्या रखना है? R1I,
V2 की जगह क्या रखना है, R2I, V3 की जगह क्या रखना है, R3I। काम खत्म, डेरिवेशन खत्म। तो देखो यहाँ पे दिस इज RI बराबर क्या हो जाएगा, R1I, ये क्या हो जाएगा, R2I, ये क्या हो जाएगा, R3I। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अब वो आई ही नहीं तो आई को हटा देते हैं, तो यहां से आई कॉमन ले लो, आई को हटाया हमने तो यहाँ क्या मिला, R1 प्लस R2 प्लस R3। आई से आई क्या हो गया आप लोगों का, कैंसिल हो गया। तो व्हाट यू गेट हियर, यू विल गेट R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? यस सर। पक्का? मुझे बड़ा मजा आया तुम लोग को पढ़ा करके, लेकिन लिखो जल्दी से इसको। हो गया? ठीक है, जब तक ये लिख रहा हूं एक चीज देखना। मान लो कि ये रजिस्टर था 1 ओम का, ये रजिस्टर था आपका 2 ओम का, और ये रजिस्टर था आपका 3 ओम का। तीनों सीरीज में कनेक्ट है। टोटल कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा बताओ जल्दी से? 6 ओम। 6 ओम। देखा यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी फाइनल रेजिस्टेंस निकल आया है ना, वो देखो 1 से बड़ा है कि नहीं है? यस 6 सर। 1 से बड़ा है कि नहीं है? 6 2 से बड़ा है कि नहीं है? और 6 Yes, किससे sir. बड़ा भी है जल्दी से बताओ? यस सर। 3 से बड़ा है। यानी तुम देखना सीरीज कॉम्बिनेशन में जो फाइनल रेजिस्टेंस निकल के आता है वो बड़े वाले से भी क्या है, बड़ा है। हाँ ये नोट करके लिखना। तो आप बोलोगे इन सीरीज कॉम्बिनेशन, लिखवा रहा हूं मैं, इसको लिख लो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसको लिखो, मैं नोट डाल के यहाँ पे लिखवा देता हूं। और लिखो जल्दी से इसको नोट डालकर, इन सीरीज कॉम्बिनेशन equivalent resistance is greater than biggest resistor। ये नोट डाल के आप लिख लेना, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द बिगेस्ट रजिस्टर। चलो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल हम लोग सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन और पावर को खत्म करेंगे। शुरुआत के 15 या 20 मिनट पे खत्म हो जाएगा वो, और बचे हुए 1 आवर 40 मिनट में आपके लिए मैं पहले से स्लाइड्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेडी करके आऊंगा। याद रखना उन स्लाइड्स में सिर्फ क्वेश्चन लिखा होगा, सॉल्यूशन कैसे करते हैं, वर्ड से सॉल्यूशन को कैसे पकड़ते हैं, और किसी भी क्वेश्चन को करने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, वो कल हम सारा कुछ सीखेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन 2012 के बाद से लेकर के 2025 तक, यानी 2012 से लेकर के 2025 तक के PYQs होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है। Yes, और sir. जैसे ये चैप्टर खत्म होगा आपको मैं एक टेस्ट भेजूंगा जिससे आप सेल्फ लिख करके मुझे फोटो खींच के भेजना। मैं देखूंगा आपको कितना ही चैप्टर समझ में नहीं आया। याद रखना, अगर मुझे लगेगा किसी बच्चे को मुझे चीज वापस से पढ़ानी पड़ेगी तो मैं अकेले बच्चे को भी पढ़ाने की दम रखता हूं, लेकिन मेरी वजह से किसी भी बच्चे का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए, बात आप याद रखिएगा। इसलिए आपको बेझिझक होकर मुझसे बात करनी है, बेझिझक होकर मुझसे पूछना है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो मजा आया कि नहीं आया आज भाइयों? ठीक है, हर चीज में इंदौर खराब नहीं होता। भले इंडिया हार जाए तो क्या मतलब है, इंदौर थोड़ी खराब था, प्लेयर नहीं खेले। ठीक है, दिव्यांशी दीदी समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। खाओ अपनी बेस्ट फ्रेंड की कसम, जहां पे भी होगी निपट जाएगी। Vivo V2144, यस सर। ये झूठ तो नहीं कि तुम्हें कंपनी वालों ने स्पॉन्सरशिप दी है? नहीं सर। मुझे लग रहा था। और सिवाय भाई बोले पढ़ाई में तो कुछ नहीं होता है, विराट भाई गए थे तो उन्होंने 124 मार दिए तो अपन भी घूमा इसलिए लेट आ गए थे। दिव्य सर आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर।
चलो तो यार तुम लोग अपने फ्रेंड्स से बोलना कल से और मजे से सारे लोग आए। एक दिन और मेरी क्लास है, फिर अगले वीक में मिलूंगा मैं। इससे अच्छा है बुलाओ सबको, मजे लेते हैं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कल। फिर से आओगे कि नहीं आओगे, कि आज थक गए? चलो मिलते हैं कर। थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए।